नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 9 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। बच्चों, पाठ क्रमांक 9 जो दूसरी इकाई का है वो है मेरे पिताजी। बच्चों, यह पाठ एक पूरक पठन है और आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो एक पूरक पठन है। क्या है? पूरक पठन। मेरे पिताजी। इस पाठ के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003। इनका जो परिचय है वो कुछ इस तरह है। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है एक ऐसे महान कवि हैं, ऐसे एक महान रचनाकार हैं जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में। तो बच्चों, इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो क्या है? मधुशाला। ठीक है ना बच्चों? अब हम चलते हैं आगे। जो इनकी और भी रचनाएं हैं उसके बारे में हम ध्यान देंगे। वो क्या है? इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि जो है बच्चों क्या है? कविता संग्रह। क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आज का जो हमारा पाठ है बच्चों वो क्या भूलूं और क्या याद करूं, इसी का एक भाग है मेरे पिताजी। ठीक है ना बच्चों? अब आगे नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक। ये क्या है बच्चों? आत्मकथा के 4 खंड हैं, है ना? ठीक है ना बच्चों? तो ये एक आत्मकथा है और इसके 4 खंड है, 4 भाग हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो गद्य संबंधी जो बच्चों आज का हमारा पाठ है वो एक आत्मकथा है। क्या है बच्चों? आत्मकथा। और आत्मकथा एक विधा है। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों? हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है आत्मकथा। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है, यानी स्मृतियां, यानी जो याद होता है, यानी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें जीवन पर्यंत याद रहती हैं और उसी घटनाओं पर आत्मकथा लिखी जाती है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है, यानी निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है निष्पक्षता। प्रस्तुत पाठ्य के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। तो बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण बात है इस पाठ के लिए। तो ये पाठ क्या है बच्चों? आत्मकथा है और इसी चीज को लेकर लेखक ने अपने बचपन की जो यादें, जो घटनाएं उनको याद हैं, उसी घटना पर आधारित ये पाठ है। तो चलो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा पाठ कुछ इस तरह है। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत,
विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। किसको विशिष्टता दे दी बच्चों? लेखक के पिताजी को। पाबंदी यानी बद्धता, यानी किसी चीज में बंद कर रहना, काम करना, और निश्चल यानी स्थिर, विशिष्ट, विशेष। इस तरह बच्चों कौन थे? लेखक के पिताजी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि उनकी जो लिखावट थी वो एकदम साफ सुथरी, स्वच्छ थी, सुंदर थी, और उनका जो हिसाब किताब था वो भी एकदम सही था। उनका व्यवहार एकदम निश्चल व्यवहार था, और इसी के कारण वो सबसे विशिष्ट थे। यानी उनके ऑफिस में, जो प्रेस का उनका ऑफिस था, वहां पर वो कार्यालय था, वहां पर वो एकदम विशिष्ट व्यक्ति थे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अपना काम खत्म करके वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। यानी जो उनके साथ काम करने वाले थे, उनका काम वो, अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो वो उसे पूरा करवाते और काफी देर तक वो घर पर काम करते रहते। और बच्चों, इस तरह वो अपने जो वहां के एकदम सबसे विशिष्ट व्यक्ति यानी सबके प्रिय बन गए थे। और साथ ही साथ उनका जो दफ्तर था वो घर से 4 मील दूर था, कुछ कम भी हो सकता है। फासलों के मामले में अनुमान हमेशा लेखक का गलत ही होता है, ज्यादा की तरफ, यानी वो हमेशा जो भी अनुमान लगाते वो जो है गलत ही ठहरता और अधिक होता। वे पैदल ही आते जाते थे। कहां पर? अपने दफ्तर। कौन? लेखक के पिताजी। शायद पैसे बचाने की गरज से वो हमेशा पैदल ही आते जाते। साइकिल न होने और खरीदी न उसकी सवारी की, यानी लेखक के पिताजी ने कभी साइकिल नहीं खरीदी और ना वो कभी साइकिल की सवारी उन्होंने की। अक्सर वो हमेशा दफ्तर पैदल ही आते जाते थे, साइकिल उन्होंने नहीं खरीदी। तो इस तरह बच्चों वो जो है पैदल ही दफ्तर आते जाते। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई। क्या अपनाई बच्चों? उनका जो पहनावा था वो एकदम अलग था, दफ्तर आने जाने के लिए ही खास था। जैसे हम स्कूल आते जाते हैं तो हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, उसी तरह वो दफ्तर आने जाने के लिए एक खास पहनावा ही, एक खास कपड़ा ही पहनते। वो क्या था? जितने दिन दफ्तर गए उसी कपड़े में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन उनके लंबे घरे शरीर पर खूब फपती थी। यानी ढीला पाजामा होता था, अचकन होती थी और दुपल्ली टोपी भी होती थी बच्चों। यानी उनका कपड़ा कैसा था? अचकन होता था, ढीला पैजामा होता था, काला जूता होता था और साथ ही साथ दुपल्ली टोपी भी होती थी। अब बच्चों, दुपल्ली टोपी कैसी होती है? हाँ बच्चों, 2 पल्ले वाली। और साथ ही साथ जाड़े में मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। क्या रहता था बच्चों? ऊनी गुलबंद उनके गले में रहता था। तो इस तरह का पहनावा वो हमेशा दफ्तर आने जाने के लिए पहनते थे। और साथ ही साथ सिर पर फ्लैट, कभी कभी अगर उन्हें बाहर जाना पड़ता तो वो क्या पहनते? धोती, और गले में कोट पहनते, यानी बंद गले का कोट पहनते थे। ठीक है ना बच्चों? यानी जब अगर कहीं और जाना हुआ तो वो धोती पहनते और गले में बंद गले वाला कोट पहनते। सिर पर फ्लैट कैप, जो इन दिनों विलायत से आती थी, यानी कैसी टोपी पहनते थे? फ्लैट कैप पहनते थे और वो काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो हाथ में क्या लेकर जाते बच्चों? जब पिताजी कभी बाहर जाते तो उनके हाथ में अक्सर छाता जरूर होता था। वो अक्सर छाता लेकर जब बाहर जाते तो छाता लेकर ही जाते। इस तरह बच्चों वो जो है बाहर जाते और इस तरह वो काम करते। अगर उनके हाथ में छाता नहीं हुआ तो छड़ी अक्सर होती थी। तो इस तरह बच्चों वो बाहर, उनका पहनावा ऐसा होता था दफ्तर आने जाने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर ही चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी, मजबूत। यानी बच्चों क्या लेकर चलते थे? छड़ी लेकर चलते थे, और वो पतली छड़ी नहीं होती थी, मोटी और मजबूत छड़ी होती थी। लंबी छड़ी लेखक के घर में थी नहीं, यानी लंबी लाठी घर पर नहीं थी, पर लाठी लेकर चलने की जो आदत थी पिताजी की, वो शायद कभी उनको लगी होगी, यानी तालीम उन्होंने कभी ली होगी। तालीम लेना यानी सीखना, पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। यानी लाठी चलाने की जो तालीम है, जो शिक्षा है, उन्होंने कभी तो जरूर
ली होगी। मुझे एक बार की याद है, किसको याद है? लेखक को एक बार की याद है कि वो किस तरह लाठी लेकर चलते थे और किस तरह वो लाठी चलाते थे। लाठी चलाने का भी वो अच्छी तरह सीख चुके थे और वो लाठी किस तरह चलाया जाता है इसकी शिक्षा उन्होंने शायद कभी उन्होंने लिया होगा, जो लेखक को याद नहीं है। तो इस तरह और कुछ घटनाएं लेखक को याद आ रही। वो क्या घटनाएं हैं? मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था। वो दंगा, वो घटना लेखक को याद है और उस वक्त क्या हुआ था वो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, क्या हो गया था बच्चों? हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था। उस समय लेखक को यह घटना याद भी नहीं है कि पिताजी ने कब तालीम ली थी, यानी कब सीखा था लाठी चलाना। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली। क्या कर ली बच्चों? धोती ऊपर कर ली और कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाएं हाथ तेजी से हिलाते हुए नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा। क्या कहा उनके पास जाकर? वो डंडा अपने पास से अपने कंधे पर रखकर लेकर गए और उनके पास जाकर कहा। क्या कहा? मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। किसने कहा? लेखक के पिताजी ने कहा कि मैं डंडा अपनी सुरक्षा के लिए लाया हूं। मैं अगर लड़ने आता तो अकेला नहीं आता, अपने साथ औरों को भी लेकर आता। मर्द की लड़ाई तो बराबर की लड़ाई होती है ना बच्चों? यानी जब दंगा हुआ था उस समय की यह घटना लेखक हमें बता रहे हैं। आगे देखो, मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, यानी अगर एक आदमी मारपीट कर रहा है तो हम उसे पागल समझ सकते हैं, लेकिन अगर चार आदमी मिलकर किसी एक आदमी को मार रहे हैं तो वो समझदारी वाली बात नहीं हो सकती। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया, तो यह धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी। यानी अगर आप लोग धर्म के लिए लड़ रहे हो तो आप लोग के बीच में इंसानियत का भी एक रिश्ता है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। केवल धर्म से ही लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इंसान मेल से रहने को बना है, यानी इंसान किसके लिए बना है? मिलजुल कर रहने के लिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो समाज में नहीं रहेगा तब तक उसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें दंगे फसाद नहीं करना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी? यानी आप जो लड़ रहे हो वो कितने दिन तक लड़ोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह हो जाएगी। यानी 5वें दिन क्या होगी बच्चों? फिर से सुलह होगी। दिन 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम समाप्त होगा। कहने का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पे लेखक का? कहने का अर्थ ये है कि 150, 1500 अगर हिंदू मुसलमान कट जाए, मर जाए तो क्या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? क्या इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहो, मिलजुल कर रहो। यानी अगर आपको साथ में जीना है तो आपको मिलजुल कर ही जीना पड़ेगा। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, यानी एक दूसरों से अगर मिल लड़कर तुम जी लोगे तो ये गलत है। ये दुनिया बहुत बड़ी है तो हम एक दूसरे से हमें मिलजुल कर ही रहना होगा। तो इस तरह लेखक के पिताजी ने वहां पर सबको समझाया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। अपने स्वाध्याय की तरफ, ठीक है ना? स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 संजाल, उसमें प्रश्न क्रमांक 1 परिच्छेद में बताए गए पिताजी के गुण, यानी जो हमने पहला परिच्छेद देखा उसमें पिताजी के कौन कौन से गुण आए हुए हैं वो आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर लिखना है। तो चलो अब हम चलते हैं उत्तर की तरफ। हमारा उत्तर इस तरह है। नंबर 1,
समय की पाबंदी, यानी पिताजी एकदम समय के पाबंद थे, जो काम जिस समय पर करना है वो उसी समय पर करते थे। उसी तरह नंबर 2, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, यानी उनकी जो लिखावट थी, उनका जो अक्षर था वो बहुत साफ सुथरा था, यानी उनके जो लिखने का कार्य था वो बहुत शुद्ध था, साफ था। उसी तरह नंबर 3 है सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, यानी सही और साफ हिसाब किताब रखते थे वो, उसमें गंदगी नहीं करते थे। जैसे हमने आपको कहा एक पेज लिख कर दिखाओ, तो उसमें तुम कितनी बार कट करते हो, मिटाते हो, रफ करते हो। इस तरह उनकी आदत नहीं थी, यानी लेखक के पिताजी की आदत नहीं थी। उनका ये सबसे अच्छा गुण था कि वो हर हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रखते थे। उसी तरह नंबर 4, विनम्र निश्चल व्यवहार, यानी पिताजी का एक और गुण था, वो क्या है? विनम्र और निश्चल व्यवहार था उनका। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखें, यानी इन शब्दों से जुड़ा हुआ विशेषण शब्द जो है आपको पाठ में दिया हुआ है, आपको उसे ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। तो नंबर 1 जूता है, दूसरा पाजामा है, तीसरा अचकन है और चौथा टोपी है। अब इन सारे चीजों के लिए कौन सा विशेषण शब्द पाठ में आया हुआ है वो हम ध्यान देंगे। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों, वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा उत्तर इस तरह है। नंबर 1 जूता, जूता क्या है बच्चों? कैसा है? काला है। और पाजामा ढीला है, अचकन खूब फबने वाली है और टोपी दुपल्ली। तो इस तरह बच्चों आप उत्तर लिखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। संयुक्त परिवार संबंधित अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए, यानी संयुक्त परिवार के से संबंधित, यानी उससे जुड़ा हुआ आप क्या सोचते हैं संयुक्त परिवार के बारे में, कैसा होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। तो इस बारे में आपको सोचना है और लगभग 6 से 8 पंक्तियों में आपको उस उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों ये रहा हमारे पिताजी के भाग 1, यानी आधी कहानी। और यहाँ तक हमने देखा कि लेखक के पिताजी का रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनका दृढ़ता, उनके अंदर जो दृढ़ता है कि जो निश्चय कर लिया वो करना है, स्वाभिमान, तो ये सारे गुण जो हमने यहाँ पर देखे। और साथ साथ देश व समाज में आए परिवर्तन को भी उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है। इस तरह भाग 1 यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद। तो बच्चों बाकी की कहानी हम आगे देखेंगे भाग 2 में। ठीक है ना बच्चों?